Friends, today we are going to discuss the external aid to the interpretation. As you are very much aware that earlier in the discussion we have discussed the internal aid to the interpretation and what is the difference between the interpretation and the construction. So today we are going to discuss what is the internal aid to the interpretation. These are the aids which are not available inside the statutes, but outside the statutes the court may seek help to the external aid in the case of repugnancy or inconsistency or the anomaly, or as the case may be in the statutory provisions, which are as follows. First one is the dictionary, second one is the textbook, third one is the statement of object and reason, fourth one is the constitutional debates or the speech, fifth one is the legislative debates, sixth one is the committee reports, etc. etc. So today we are going to discuss one by one in detail the external aid to the interpretation. As you are very much aware that the interpretation is the tool by which the judiciary shall examine the provisions of the state legislature or the central legislature as the case may be, and we have also discussed the difference between the interpretation and the construction of the statutes. So far as the dictionary is concerned, in the case of Motipur Jamindari Company Private Company Limited versus State of Bihar, the question before the Supreme Court that whether sales tax can be levied on the sugarcane or not, and in that case the Supreme Court go and went to the examine the Webster dictionary and held that the sugarcane is not a vegetable and the sales tax can be levied on the sugarcane also. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ये पता है कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन के बारे में हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो दे रखा है, जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट का इनेक्टमेंट किया है, उस एक्ट के विदिन जो बातें होती है वो सारी बातें जो है वो इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन कहलाती है, और उस टेक्स्ट बुक के बाहर जो सारी बातें होती है वो एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन होती है, जो कि वो भी इतनी महत्वपूर्ण है कि सामान्य तौर पर कोर्ट्स उनका एग्जामिन करते हैं और उनको चेक करते हैं। और उसी कड़ी में आज हम एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो डिक्शनरी आता है, सेकंड टेक्स्ट बुक आता है, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन आता है, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, अर्थात जिस समय भारत के संविधान का निर्माण किया गया उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुई, कई बार न्यायालय उसके बारे में भी जो है वो उनको देखता है। अगर कोई किसी बात में रेपग्नेंसी या इनकन्सिस्टेंसी या एनामोली होती है तो वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स या उनकी जो स्पीचेज़ हैं उन स्पीचेज़ को भी जो है वो देख सकता है। इसी प्रकार से जो लेजिस्लेटिव डिबेट्स होती हैं, अर्थात जब पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है और वो बिल जब एक्ट का रूप लेता है तो उस पर डिबेट भी होती है और उस डिबेट को भी जो है कई बार न्यायालय देख सकता है या उसको जो है वो चेक कर सकता है। इसी प्रकार से अंत में छठा कमेटी रिपोर्ट है, जिसको भी आज हम देखेंगे कि कई बार कमेटी रिपोर्ट्स के आधार पर भी जो है वो इस प्रकार से कानून न्यायालय जो है उसको देखता है, चेक करता है, ऑब्जर्व करता है। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं डिक्शनरी के बारे में कि भाई डिक्शनरी जो है वो क्या होती है। जैसे कि चाहे वेबस्टर हो, चाहे कोई भी जो लीगल डिक्शनरी है, उन लीगल डिक्शनरी को भी कोर्ट जो है एग्जामिन करता है। और जो मैंने केस डिस्कस किया मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, क्योंकि इसमें जो है शुगर केन के ऊपर जो है सेल्स टैक्स लेवी किया गया, तो उस कंपनी ने जो है ये कहा कि शुगर केन के ऊपर जो है सेल्स टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुगर केन जो है वो वेजिटेबल की श्रेणी में नहीं आता है और न ही इसे जो है वो सामान्य तौर पर जो है हम वेजिटेबल्स के रूप में जो है हम इसको खाते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है सेल्स टैक्स लेवी किया जा सकता है। और उन्होंने उस डिक्शनरी मीनिंग में जो है इसके मीनिंग को ढूंढा और इसका अर्थ निकाला और ये कहा कि इस पर जो है सेल्स टैक्स लेवी किया जा सकता है।
इसी प्रकार से जो हम स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज द केस में भी उन टेक्स्ट बुक को भी जो है वो देखता है और देखकर जो है उसको जो है ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके जो है ये भी दीज आर दी ऑल्सो दी एक्शनल एड टू द इंटरप्रिटेशन। इसी प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस जो है वो ऑब्जेक्ट एंड रीजन होते हैं जो कि उस बिल के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, और उसमें जो है इसके सारे जो है न्यायालय उसके प्रावधानों को जो है समझने की कोशिश करता है। चौथा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स या स्पीच। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 91 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा कि भाई कई वहाँ पर जो है वो बैकवर्ड क्लासेस का इंटरप्रिटेशन की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है उन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में BR अम्बेडकर ने जो इसका मीनिंग निकाला बैकवर्ड क्लासेस का, उस बैकवर्ड क्लासेस के मीनिंग को उन्होंने इनकलकेट किया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 1991 सुप्रीम कोर्ट के केस में, और यह कहा कि भाई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में BR अम्बेडकर ने जो बैकवर्ड क्लासेस का अर्थ बताया था उसको उन्होंने वहाँ पर लागू किया। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में भी जो है वो इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन होता है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो है लेजिस्लेटिव डिबेट्स। लेजिस्लेटिव डिबेट्स सामान्य तौर पर जो है वे डिबेट्स होती हैं जबकि सामान्य तौर पर जब लोकसभा में और राज्यसभा में एज द केस में भी जब उस वो बिल को पेश किया जाता है तो वहाँ पर पार्टीज़ या पक्ष जो पार्टीज़ होती हैं वो उस पर जो है डिबेट करती हैं और उन डिबेट को जो है रिटन फॉर्म में रखा जाता है। तो कोर्ट कई बार उन लेजिस्लेटिव डिबेट्स को भी किसी केस के अंदर जो है वो देखता है और उसका इंटरप्रिटेशन करता है, इसलिए इनको एक्शनल एड टू द इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ लेजिस्लेटिव डिबेट्स के बारे में कि देखिए वाइकरस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट या जो राज्य का जो दायित्व है उसके बारे में कि भाई क्या राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी है या नहीं। तो इसमें जो है एक सिद्धांत प्रतिपादित किया P&O स्टीम नेविगेशन वाले केस में कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, और हमारे आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के अंदर जो लायबिलिटी होती है उस लायबिलिटी के लिए यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या इसके बारे में कोई एक्ट है या प्रोविज़न है, तो इसके बारे में कोई भी एक्ट या प्रोविज़न टिल टुडे नहीं है। तो इसमें जो है कई बार प्रॉब्लम आती है और कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है उन लेजिस्लेटिव डिबेट्स को देखता है। और इंटरेस्टिंगली जो है वो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 जो इंग्लैंड का है उसको देखा गया, तो और उसमें और इसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी जो है कई बार देखा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब देखा जाता है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कृपया इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 देखिए। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में ये कहा गया है कि एक्ट ऑफ 1858 देखिए। तो इस प्रकार से जो है वो सारी लेजिस्लेटिव डिबेट्स के अंदर जो है ये सारे प्रावधान कई बार न्यायालय को जो है खंगालने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, ताकि वो उसका ट्रू इंटरप्रिटेशन या ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स को देख सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उन कमेटी की रिपोर्ट्स को भी जो है न्यायालय कई बार देखता है कि भाई इसका भी एक्शनल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तो अभी लेटेस्ट जो क्रिमिनल जो अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया वो जस्टिस JS वर्मा कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी उन रिकमेंडेशन के आधार पर जो है वो उन कमेटी की रिपोर्ट्स को जो है माना गया और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। तो इस प्रकार से जो है एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन एंड इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन वो सहायक उपकरण है, वे एड टू द इंटरप्रिटेशन है कि जहाँ पर जजेस जो है वो जो लेजिस्लेटिव या जो पार्लियामेंट्री जो इनेक्टमेंट्स होते हैं उन लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट्स का जो ट्रू मीनिंग है उस ट्रू मीनिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। और वो जो है इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं और एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ द टेक्स्ट बुक दिए गए हैं उनको देखकर उसका वो अर्थ निकालते हैं। इसे ही हम एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन कहते हैं। थैंक यू।